हाय एवरीवन, दिस इज़ सुरभि वर्मा और आज एक बार फिर मैं आप लोगों का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमने अपनी पिछली क्लास में झारखंड के इतिहास के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन किया और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन से पुरातात्विक अवशेष किस किस स्थान से प्राप्त हुए हैं ये जानकारी प्राप्त की। अगर आपने मेरा ये पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आइकॉन बटन पे या एंड स्क्रीन पे जाकर आप इसे देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड के इतिहास के अंतर्गत ही साहित्यिक स्रोत और कुछ ऐतिहासिक नामों के बारे में बताऊंगी। साहित्यिक स्रोत के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साहित्यिक स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जो लिखित रूप से हमें प्राप्त होते हैं। ये साहित्यिक स्रोत पुस्तकें होती हैं, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण या विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हो। इन सभी स्रोतों को साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो था वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। 13वीं सदी में ताम्रपत्र पर झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है, जो कि सर्वप्रथम पुरातात्विक प्रमाण है जिसमें झारखंड शब्द को झारखंड के नाम से ही जाना गया है। झारखंड के तो वैसे बहुत से अन्य नाम हैं। अलग अलग ग्रंथों में, वेद पुराण में अलग अलग लेखकों ने झारखंड को अलग अलग नामों से दर्शाया है या उन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया है, परंतु झारखंड को सबसे पहले झारखंड के ही नाम से यानी झारखंड शब्द के साथ उल्लेख मिलता है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। वहीं अगर झारखंड प्रदेश की बात की जाए तो झारखंड प्रदेश का प्रथम साहित्यिक उल्लेख हमें ऐतेरिया ब्राह्मण में मिलता है। ऐतेरिया ब्राह्मण हमारी वैदिक साहित्य है जिसके अंतर्गत हमें झारखंड प्रदेश का उल्लेख मिला है सर्वप्रथम, परंतु यहाँ सिर्फ प्रदेश की बात की जा रही है। झारखंड प्रदेश के बारे में यहाँ पे साक्ष्य मिला है ऐतेरिया ब्राह्मण में, परंतु ऐतेरिया ब्राह्मण में झारखंड प्रदेश को झारखंड ना कह के पुंड्र या पुंड के नाम से संबोधित किया गया था। ऐतेरिया ब्राह्मण के अंतर्गत झारखंड को पुंड्र या पुंड के नाम से संबोधित किया गया। वहीं अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य अर्थात अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के अंतर्गत झारखंड को किकट प्रदेश कहा गया था। वहीं उत्तर वैदिक साहित्य अर्थात अथर्ववेद, उत्तर वैदिक साहित्य अर्थात अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर पुराणों की बात की जाए तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से जाना जाता था। वहीं विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से संबोधित किया गया। भागवत पुराण में झारखंड को किकट प्रदेश के नाम से जाना गया। वहीं अगर हम महाभारत के दिग्विजय पर्व की बात करें, तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक, पशुभूमि, कर्कखंड और अर्कखंड के नाम से जाना जाता था। आपके लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। और ऑप्शंस में बहुत सारे नाम होते हैं। अगर आपको पुंडरिक ऑप्शन है तो ये भी सही है, अगर आपके पास पशुभूमि ऑप्शन दिया हुआ है तो ये भी राइट होगा, कर्कखंड या अर्कखंड में से कोई भी एक होगा तो ये भी राइट होगा। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक, पशुभूमि, कर्कखंड और अर्कखंड इन चारों नामों से जाना जाता था। पशुभूमि इसलिए कहा जाता था क्योंकि झारखंड जो था वो हमने पहले ही अपने ऐतिहासिक परिचय में देखा कि झारखंड यानी कि झार प्लस खंड, झाड़ियों से बना हुआ प्रदेश, वन की बहुलता थी, यहाँ जंगल अधिक मात्रा में थे, जंगल थे तो पशु भी होंगे, पशुओं की बहुलता थी यहाँ पे, इसलिए इसे पशुभूमि कहा गया। कर्कखंड और अर्कखंड इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ जंगल थी, वन थे, तो आदिवासी और जनजातियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, तो इसे कर्कखंड कहा जाता था या अर्कखंड कहा जाता था।
वहीं अगर हम देखें समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में भी झारखंड प्रदेश का उल्लेख किया गया और उसमें झारखंड को मुरुंड के नाम से संबोधित किया गया। वहीं अगर आईने अकबरी की बात की जाए तो आईने अकबरी में भी झारखंड शब्द आया है, जिसे झारखंड न कह के कोकरा या खंखरा के नाम से संबोधित किया गया। कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश की बात की है और झारखंड के लिए उन्होंने कुकुट या कुकुट देश शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट या कुकुट देश के नाम से संबोधित किया गया। वहीं टॉलमी के द्वारा झारखंड को मुंडल नाम दिया गया। वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री थे, उन्होंने भी अपनी पुस्तक, वेनसांग की पुस्तक थी जिसमें उन्होंने झारखंड को की लो ना सु का ला ना के नाम से संबोधित किया या फिर उसे कर्ण स्वर्ण के नाम से भी संबोधित किया। क्योंकि ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था तो उन्होंने अपनी भाषा में इसे किलोना सुकालाना के नाम से संबोधित किया। फाहियान ने भी इसे झारखंड प्रदेश को कुटलाड के नाम से संबोधित किया। वहीं अगर हम मुगल काल में देखें तो मुगल काल में भी झारखंड प्रदेश की बहुत बार चर्चा की गई है, लेकिन उस समय भी झारखंड को खुखरा, कुकरा या फिर कोकरा के नाम से संबोधित किया गया है। वहीं अगर जहांगीर की आत्मकथा की बात की जाए, जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी, जिसमें उसने झारखंड प्रदेश के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया। झारखंड प्रदेश के लिए उन्होंने खोखरा शब्द का प्रयोग किया है। वहीं जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी तो उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान झारखंड को छोटा नागपुर का नाम दिया और छोटा नागपुर का नाम आज भी प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर को बांटकर उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर कर दिया गया है। छोटा नागपुर की पठारी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही ये छोटा नागपुर नाम दिया गया है। अब वहीं अगर हम बात करें कि झारखंड को अलग अलग नामों से जाना गया, कहीं खुखरा, कहीं खोखरा, तो कहीं इसे छोटा नागपुर के नाम से जाना गया, कहीं इसे वार्त्य प्रदेश, पशुभूमि के नाम से जाना गया, पुंड्र के नाम से जाना गया। लेकिन कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जिसमें झारखंड को झारखंड शब्द के नाम से ही जाना गया है। जैसे हमने अपने पहले ही देखा कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में सर्वप्रथम 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख हुआ है, वो भी झारखंड नाम से ही। वहीं अगर हम बात करें तारीख़ फिरोज शाही की, तारीख़ फिरोज शाही जिसमें झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। तारीख़ बंगला में भी झारखंड को झारखंड शब्द के नाम से प्रयोग किया गया है या संबोधित किया गया है। वहीं सियार और मुतखर्णी के भी द्वारा झारखंड को झारखंड शब्द के नाम से संबोधित किया गया है। कबीर ने भी अपने दोहे में झारखंड प्रदेश का उल्लेख किया है और झारखंड शब्द के द्वारा ही उल्लेख किया है। वहीं अगर हम बात करें सूफी कवि जो थे मोहम्मद जायसी की, तो उन्होंने अपनी जो रचना थी पद्मावत, उसमें भी उन्होंने झारखंड शब्द का प्रयोग किया है झारखंड प्रदेश के लिए। अबुल फजल ने भी अपनी पुस्तक अकबरनामा में, अकबरनामा जो कि अबुल फजल की पुस्तक थी, उसमें झारखंड प्रदेश का उल्लेख किया है और उन्होंने उसे झारखंड शब्द से ही संबोधित किया है। तो ये तो हमने देख लिए कि कौन कौन से ग्रंथ में, पुराण में या कौन कौन से पुस्तकों में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐतिहासिक हैं जिसके लेखक कौन हैं, जिसमें झारखंड के बारे में बताया गया है। तो जहाँ तक आपको दिख पा रहा होगा प्रमुख पुस्तकें,
प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बुक का नाम और इसके लेखक का नाम पूछा जाता है कभी कभी। द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक जो थे वो थे बोरमैन, और इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि झारखंड में नवपाषाण काल के हस्तकुठरों के 12 प्रकार मिले हैं। झारखंड प्रदेश में नवपाषाण काल के हस्तकुठारों के 12 प्रकार मिले हैं, और ये इनकी पुस्तक थी द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें बताया गया है। एक दूसरी पुस्तक थी रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं D.N. मजूमदार, और इनकी पुस्तक में हमारे झारखंड प्रदेश की जो जनजाति है, चेरो जनजाति, खरवार, भूमिज, संथाल इत्यादि जो जनजाति हैं, इन सभी जनजातियों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति के बारे में बताया गया है। कौन से बुक में? रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जो कि D.N. मजूमदार के द्वारा लिखित पुस्तक है। उसी तरह द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, जिसके लेखक है डॉल्टन, इन्होंने भी अपनी पुस्तक में झारखंड प्रदेश का उल्लेख किया है। अमरकोश, जिसके लेखक है अमरनाथ, इस पुस्तक में भी झारखंड प्रदेश का उल्लेख किया गया है। इसी तरह एल टिकेल के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें हैं एल टिकेल की, नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम एंड द सेकेंड वन इथनोलॉजी ऑफ बंगाल। इन दोनों पुस्तकों के लेखक है एल टिकेल, और इन दोनों पुस्तकों में एल टिकेल ने झारखंड प्रदेश का उल्लेख किया है। तो आज हमने झारखंड के इतिहास के अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन किया, जिसमें हमने कुछ ऐतिहासिक नाम देखे और कुछ प्रमुख पुस्तकें भी, यानी कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आने वाली पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में भी जाना। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो, आज का ये क्लास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।